चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन का। तीनों टॉपिक छोटे छोटे से हैं, बट फिर भी एक आधा सवाल इन पर पूछ ही लेते हैं। इन टॉपिक्स में खास बात ये होती है कि ना सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड सवाल पूछ लेते हैं। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, हल्का फुल्का पहले से अगर अपने सवाल कर रखे हों, प्रैक्टिस ठीक ठाक कर रखे हो, तो इसका सवाल बड़े आराम से सही हो सकता है। कोई बहुत ज़्यादा ऐसे एप्टीट्यूड IQ की ज़रूरत कुछ खास इन सवालों के अंदर पड़ती नहीं है। मैंने क्लास में थ्योरी पढ़ाते वक्त इस बात का खास तौर से ध्यान दिया कि मैं सारे के सारे फॉर्मूले, सारी बातें आपको रिवाइज करा दूं। और इवन यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगा कि अगर फॉर्मूला अगर बच भी गया हो तो अपन इस प्रैक्टिस सेशन में उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अगेन फिर भी कुछ रह गया होगा तो ऑफकोर्स उसको DPP कवर कर लेगी, बट ऐसा मान के चलना है कि जितने भी फॉर्मूले वो लगभग बेटा किसी न किसी सवाल के अंदर आ चुके होंगे। जैसे सवाल अपन यहाँ करेंगे वैसे से और उनसे थोड़े से कमज़ोर सवाल जो है वो आप JEE मेन के अंदर फेस करोगे। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं। बड़ा सबसे पहला सवाल, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, मतलब थोड़ा, हालांकि मैंने इसको थ्योरी के अंदर ही कवर कर लिया था। ए हैंगिंग रॉड ब्रेक्स एट 5% ऑफ स्ट्रेन अंडर इट्स ओन वेट। मतलब अगर इसके स्ट्रेन की वैल्यू अगर 5% हो जाए, मतलब 5/100 अगर हो जाएगी तो ये टूट जाएगी, लेकिन खुद का ही वेट है, कोई और चीज़ नहीं लटका रखी है, खुद का ही वेट है। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज, पूछा है कि इस मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना होगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस बेटा मैं आपको क्लास के अंदर समझा चुका हूँ। बेटा मान लीजिए कि ये कोई सीलिंग है और लेट से आपके पास कोई रॉड है इस तरह से, M मास की L लेंथ की रॉड है, M मास की L लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है। यहां पर टेंशन सबसे कम होगी बेटा, यहां टेंशन सबसे ज्यादा होगी, तो ऑफ कोर्स यहां स्ट्रेस सबसे कम होगी, यहां स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगी। तो टूटने की अगर संभावना होगी तो ऑफ कोर्स सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर टूटने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर कोई बच्चा अगर मुझसे पूछ ले कि सर स्ट्रेस कितनी होगी, तो मैं बोलूंगा बेटा स्ट्रेस होगी ऑफ कोर्स, यहां पर कितनी टेंशन है, पूरी की पूरी रोड का mg अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये बेटा आपका स्ट्रेस। सर ये स्ट्रेन वगैरह कैसे निकालूं? बेटा हमको स्ट्रेन वगैरह निकालना सिखा चुका हूं। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन तो चलो मैं एक बार के लिए डेल्टा L अपॉन L लिख लेता हूं। ठीक, स्ट्रेस बेटा मैं इस तरह के सवाल आपको समझा चुका हूं कि हर जगह स्ट्रेस की वैल्यू सेम नहीं होती, और हर जगह अगर स्ट्रेस की वैल्यू सेम नहीं होती तो ऑब्वियस बात है कि बेटा उस केस में हम एवरेज लिया करते थे। सबसे नीचे वाले पॉइंट पर टेंशन है 0, सबसे ऊपर वाले पर टेंशन है mg, तो कुल मिलाकर आपके पास जो एवरेज टेंशन आएगी वो mg अपॉन 2 आएगी, mg अपॉन 2 आएगी, और उसको क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, यहां से बड़ा देखना मेरे पास आ गया है mg अपॉन 2a इज इक्वल्स टू y टाइम्स डेल्टा L अपॉन L। ठीक है बेटा, यहां से मेरे पास mg/a की वैल्यू आ गई है, mg/a की वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स y डेल्टा L अपॉन L। मुझसे पूछा है कि जस्ट टूटते टाइम स्ट्रेस कितना होगा। जस्ट टूटते टाइम जो स्ट्रेस होता है उसको हम ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं। सबसे पहली बात, टूटने की संभावना सबसे ऊपर बेटा, तो सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे स्ट्रेस निकाल लिया, ये वाला स्ट्रेस आ गया 2 टाइम्स y इंटू डेल्टा L अपॉन L। बेटा देखना, दैट इज 2 टाइम्स y डेल्टा L अपॉन L, बेटा मुझे कितना रखें 5/100, आई थिंक दैट इज 10/100 टाइम्स ऑफ y। ये आ गया मेरे पास ब्रेकिंग स्ट्रेस या mg/a। 10 टाइम्स y/100 का मतलब क्या है, 10% ऑफ y, 10% ऑफ y। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दिस। हाँ बेटा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अगर हर जगह स्ट्रेस सेम होती तब बेटा आपका आंसर ऑफ कोर्स 5% ऑफ y होता, फिर थोड़ा फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल जैसे लगता है ना वैसे लगा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हर जगह स्ट्रेस सेम नहीं है। ये वाला सवाल बेटा मैंने आपको थ्योरी के अंदर भी बता रखा है। ठीक है, आई होप सबको याद आ गया था। ठीक है, अच्छा सवाल था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, हाँ बेटा अगेन बढ़िया सवाल, और मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर।
फ्लूइड का कॉन्सेप्ट भी है और इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट भी है, तो थोड़े से मल्टीपल कॉन्सेप्ट तो हैं। मल्टीपल कॉन्सेप्ट पर जेई के अंदर भी सवाल पूछ लेते हैं, मतलब मेन में भी सवाल पूछ लें, एडवांस में तो ऑफकोर्स हर सवाल मल्टीपल कॉन्सेप्ट का ही आता है, लेकिन जेई मेन के अंदर भी मल्टीपल कॉन्सेप्ट का सवाल पूछ लेते हैं। हम थोड़े से सवाल बेटा मल्टीपल कॉन्सेप्ट के इसलिए भी लेते हैं कि यार एक ही सवाल के बहाने कम से कम हम 2-3 बातें डिस्कस कर पाएं। स्टील वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, व्हेन लोडेड विथ वेट इन एयर इट एक्सपेंड्स बाय LA। अच्छी बात है बेटा, मेरे पास ये बेटा कोई स्टील वायर है, लेट से इसकी लेंथ है L, इसके साथ मैंने कोई ना कोई वेट लगाया बेटा ऐसे, कोई M मास लगाया तो mg लगा बेटा नीचे की तरफ, तो इसकी लेंथ बढ़ गई, कितनी लेंथ बढ़ गई है LA। ठीक है, ये हम बड़े आराम से रिलेट कर सकते हैं। कैसे? इस तार का यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बड़ा व्हाट इज स्ट्रेस? M मास का ब्लॉक है तो बड़ा ऑफ कोर्स हर जगह टेंशन की वैल्यू आएगी mg अपॉन A अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, चेंज इन लेंथ इज LA, एक्चुअल लेंथ इज लेट से L। तो पहली क्वेश्चन मेरे पास सही आ गई। अब इट एक्सपेंड्स बाय LA एंड व्हेन वेट इज इमर्स्ड कंप्लीटली इन वाटर, इस पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट को अगर मैं वाटर के अंदर अगर डुबा दूं, द एक्सटेंशन रिड्यूस टू LW। अगर मैं इस पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर अगर डुबा दूं तो जो एक्सटेंशन है वो अब LW ही हो जाएगी। सर घट क्यों गई? बेटा घट इसलिए गई क्योंकि इस पर नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ऊपर की तरफ ऑफ कोर्स टेंशन लग रहा होगा। इस केस में तो टेंशन और mg बैलेंस कर रहे थे, लेकिन अब जैसे ही मैंने इस m मास के ब्लॉक को पानी के अंदर डुबाया, वैसे बेटा ऊपर की तरफ एक बॉयंसी फोर्स भी लग गया। बॉयंसी फोर्स अगर लग गया तो वो टेंशन को घटा देगा। सर बॉयंसी फोर्स कैसे लिखूं? हो जाएगा बेटा, कोई खास दिक्कत ऐसी है नहीं। मान लेते हैं कि मेरे पास मटेरियल की डेंसिटी तो है सिग्मा और लिक्विड की डेंसिटी है रो। बॉयंसी फोर्स मेरे बच्चों को लिखना आता है। मेरे बच्चे बोलेंगे सर बॉयंसी फोर्स होगा इस सॉलिड का वॉल्यूम लिक्विड की डेंसिटी इनटू जी। सर वॉल्यूम कैसे लिखूं सॉलिड का? बेटा वॉल्यूम होगा सॉलिड का मास ऑफ द सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू रो इनटू जी। बेटा मेरे पास ये आ गया है mg डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मुझसे सवाल के अंदर क्या पूछा है? द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ये जो मटेरियल है इसकी रिलेटिव डेंसिटी मतलब इसकी डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये मुझसे पूछा है। तो ये जो नीचे वाला रेशो है ये मुझसे पूछा है। ये जो नीचे वाला रेशो है, चलो मैं इसको एक बार के लिए x लिख लेता हूं। खैर मुद्दे पे आते हैं। बड़ा ऊपर की तरफ टेंशन है और बॉयंसी फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे की तरफ mg। बड़ा टेंशन की मेरे पास वैल्यू आ गई mg 1 - 1 अपॉन x। पहले वाले केस में टेंशन ज्यादा थी, अब बड़ा टेंशन घट गई। टेंशन घट गई तो बड़ा ऑफ कोर्स एक्सटेंशन भी आपका घट गया। फिर से यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाओ। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होगा टेंशन अपॉन एरिया, टेंशन की वैल्यू है mg 1 - 1 अपॉन x अपॉन एरिया, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। चेंज इन लेंथ बेटा इस बार आपने LW दे रखी है। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 2। ये भी y है, ये भी y है, दोनों इक्वेशंस को बराबर कर दो। जैसे दोनों इक्वेशंस को बराबर किया, mg कैंसिल, a से a कैंसिल, l से l कैंसिल, मेरे पास आ गया 1 अपॉन LA इज इक्वल्स टू 1 - 1 अपॉन x अपॉन LW। यही है ना बेटा, mg l कैंसिल, a कैंसिल, यही है। ठीक है, और इससे मेरे पास वैल्यू आ गई है 1 - 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू LW अपॉन LA। इससे मेरे पास आ गया है 1/x इज इक्वल्स टू 1 - LW अपॉन LA, दैट इज इक्वल्स टू LA माइनस LW अपॉन LA। इससे मेरे पास x की वैल्यू आ गई बेटा क्या? LA अपॉन LA माइनस LW। एक बार कैलकुलेशन वगैरह जरूर बड़ा कवर चेक कर लेना। कितना आ गया बेटा? x की वैल्यू LA अपॉन LA माइनस LW। x मतलब समझ तो क्या ना बेटा, x इसको लिखा है डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और यही हमारी एक तरह से रिलेटिव डेंसिटी है। ठीक, रिलेटिव डेंसिटी बोल दो, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दो, कैसे शब्द यूज कर लो। हमारे पास बड़ा आंसर आ गया 1, दैट इज LA अपॉन
LA माइनस LW। आगे चलते हैं बच्चों, अगला सवाल बड़ा आसान सा सवाल है। अगेन जो फॉर्मूला मैंने थ्योरी में बताया था उसी फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल है। हालांकि फॉर्मूला ना भी पता हो तो हम भी ड्राइव भी कर सकते हैं, बट सुनिएगा। 32 ग्राम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मोलर मास भी बेटा 32 ग्राम ही होता है, तो मेरे ख्याल से 1 मोल ऑक्सीजन गैस है आपके पास, ठीक है। इस कंटेंट इन क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड 1, साइड 1 का क्यूब है तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम बेटा आपके पास 1 मीटर क्यूब आ गया। इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस। बेटा 127 डिग्री सेल्सियस ऑब्वियसली मीन्स 400 केल्विन। आप ऐसा तो नोटिस करो कि देखो कैसे मैं ना पूरा का पूरा स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते उसको डिकोड भी कर रहा हूं कि हाँ भाई मेरे लिए कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है। द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गैस। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब बेटा बी पूछा है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मुझे आर दे रखा है। अच्छा, लेकिन बच्चों ने सर गैस का बल्क मॉडुलस तो प्रोसेस पर डिपेंड करता है। हाँ, सवाल में बेटा बोल रखा है आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, तो ऑब्वियस बात है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ही पूछा है। वैसे बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस dP अपॉन dV इंटू वी। आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इस एक्सप्रेशन से अगर मैं dP अपॉन dV निकालूंगा तो बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू है बेटा वो P के बराबर आ जाएगी, मतलब प्रेशर के बराबर बेटा आपके पास बल्क मॉडुलस आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। कोई और प्रोसेस हुआ, मान लो बेटा PV रेज़ टू पावर A इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अगर प्रोसेस हुआ तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू A टाइम्स P आएगी। खैर सर प्रेशर तो सवाल में दे रखा, बेटा प्रेशर को मैं हमेशा लिख सकता हूं nRT अपॉन V। सर ये दिमाग में कहां से आया, क्योंकि सवाल बेटा चीख चीख के बोल रखा है कि देखो मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, मैंने आपको वॉल्यूम दे रखा है, मैंने आपको टेम्परेचर दे रखा है, इवन मैंने आपको R दे रखा है। तो सवाल चीख चीख के कह तो रहा है नंबर ऑफ मोल्स 1, R बेटा R, टेम्परेचर ऑफ कोर्स केल्विन में, वॉल्यूम भी बेटा आपका 1। आंसर मस्ट बी इक्वल टू 400 टाइम्स ऑफ R। देयर मस्ट बी ऑप्शन लाइक दिस, यस ऑप्शन इज 2। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट इज ए यूनिफॉर्म मेटल रॉड है बेटा, दोनों एंड उसके फिक्स्ड है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इज कूल्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है बेटा, 12 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री, एंड इट्स यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज दिस मच। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रॉड इज। निकाल लेंगे बेटा, सुनना मैं बेटा एक बार पहले सिचुएशन एक्सप्लेन कर दूं। सिचुएशन ऐसी बेटा, ये एंड फिक्स्ड, ये तार, ये एंड फिक्स्ड, ये बेटा आपका एंड फिक्स्ड। यूनिफॉर्म वायर है और इसका मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मिलीमीटर का स्क्वायर है और मुझे इसका यंग्स मॉडुलस दे रखा है बेटा, यंग्स मॉडुलस दे रखा है मैंने 10⁻11 और इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है 12 इंटू 10⁻⁻⁶ और मुझे कहा गया है कि टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस से घटाकर आपने 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया है। तो इसके अंदर कितनी इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम आएगी, ये हमारा सवाल है। देखना बेटा, हमारे पास जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। मुझे चाहिए एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो उस वॉल्यूम को नीचे ले आओ, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब यार स्ट्रेस वगैरह ऐसे निकालने की जरूरत कुछ खास ऐसी है नहीं। स्ट्रेस को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं, यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। ये बड़ा फॉर्मूला हमने पहले से क्लास के अंदर लिखा हुआ भी है, हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। सर स्ट्रेन कैसे निकालोगे, सुनना, ये बड़ा आपकी वायर है, अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो अगर ये दोनों एंड बंधे ना होते तो इसकी लेंथ थोड़ी सी घट जाती और इसकी लेंथ कितनी घट जाती, इसकी लेंथ घट जाती, इसकी लेंथ जितनी भी है मल्टीप्लाइड बाई अल्फा इंटू डेल्टा टी।
एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, इतनी इसकी लेंथ घटनी चाहिए थी, लेकिन दोनों एंड बांध रखे हैं तो ऑब्वियस बात है कि दोनों एंड बाहर की तरफ खींचकर इसकी उतनी ही लेंथ मेंटेन कर देंगे। इसका मतलब एक तरीके से दोनों एंड ने बाहर की तरफ खींचकर इतनी ही लेंथ फोर्स लगाकर बढ़ा दी है। जितनी टेम्परेचर के कारण लेंथ घटनी चाहिए थी, फोर्स के कारण उतनी ही लेंथ बढ़ गई है। सर मुझे तो एक तरीके से स्ट्रेन चाहिए। अरे बेटा तेरे को अगर स्ट्रेन चाहिए तो दैट इज ऑफ कोर्स चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, तो मेरे पास वो आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस। बेटा यंग्स मॉडुलस इज 10⁻11 इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन है अल्फा डेल्टा टी। अल्फा कितना बेटा 12 इंटू 10⁻⁻6, और टेम्परेचर का चेंज बेटा मेरे पास 20 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर का चेंज चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, एक ही बात है, स्क्वायर। देखना बेटा क्या है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10⁻11 इंटू बेटा 12 का स्क्वायर तो कितना 144, 20 का स्क्वायर कितना आ गया 400, ये आ गया 10⁻⁻12। 10⁻⁻12 और ये हो गया ख़त्म, 10⁻⁻1 बचा, मैंने उसको इसके साथ निपटा दिया। मैंने इसको इसके साथ निपटाया तो ये आ गया मेरे पास 20। बड़ा कितना आ गया मेरे पास 2880। ऑफ कोर्स यूनिट मस्ट बी जूल पर मीटर क्यूब। तो अगर सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद है कि हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, हमारा काम बड़े आराम से बन जाएगा। आई होप इट विल वर्क फॉर यू। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट। अरे हाँ, कोई ऑप्शन है सर? ऑफ कोर्स ऑप्शन है, बड़ा पहला ऑप्शन। आगे चलिए, अगला सवाल बहुत ही स्टैंडर्ड सा ही सवाल है बेटा, ठीक है, विस्कोसिटी का, और अभी करते हैं फॉर्मूला बेस्ड सवाल। एक क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड ए, बड़ा क्यूब है, साइड ए है, तो ऑफ कोर्स जो फेस का एरिया होगा वो ए स्क्वायर होगा। डेंसिटी उसकी रो दे रखी है, स्लाइड्स ओवर ए फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी। बड़ा कांस्टेंट वेलोसिटी वी से आ रहा है। देयर इज अ थिन फिल्म ऑफ विस्कस लिक्विड ऑफ थिकनेस टी। बड़ा इस बॉक्स के और इस इंक्लाइंड प्लेन के बीच में कोई लिक्विड है जिसकी थिकनेस आपके पास टी है। देन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द थिन फिल्म इज, ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो कितनी होगी? ये बड़ा एंगल मुझे थीटा बेटा दे रखा है, कांस्टेंट वेलोसिटी वी से लगातार आया जा रहा है। सवाल तो अच्छा ही है, खास तौर से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के फॉर्मूले को रिवाइज करने के हिसाब से अगर देखें तो बड़ा बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये मेरे पास एंगल है थीटा, और इसके ऊपर ऐसे ब्लॉक है बेटा, ऐसे ब्लॉक है, और इसके नीचे कोई ना कोई लिक्विड है ऐसे, जिसकी थिकनेस मुझे निकालनी है। लेट्स बड़ा थिकनेस इज टी। इस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नीटा। ये जो बड़ा बेस है इसका एरिया इज ऑफ कोर्स ए स्क्वायर। बड़ा सवाल पढ़ तो लिया ना आप लोगों ने। एक साइड ए है तो ऑफ कोर्स बड़ा बेस का एरिया तो ए स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो हाँ, कौन से फोर्सेस? एम जी के दो कंपोनेंट, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। एम जी आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये थोड़ा मास, जी साइन थीटा। बड़ा डेंसिटी रो दे रखी है इसकी। हाँ, और कौन से फोर्सेस? बड़ा पीछे की तरफ एक विस्कस फोर्स लगेगा। सर ये विस्कस फोर्स कितना होगा? नीटा इंटू एरिया, नीटा ए इंटू डी बाई डी एक्स। बड़ा विस्कस फोर्स का फॉर्म होता है नीटा इंटू एरिया इंटू डी बाई डी एक्स। सर बाकी सब तो ठीक है, ये डी बाई डी एक्स क्या है? देखो बेटा, ये जो इंक्लाइन प्लेन का ये वाला पॉइंट है, इसकी स्पीड 0 है। ये जो पॉइंट है इसके पास बड़ा स्पीड नीचे की तरफ v है, और यहां से यहां तक की जो थिकनेस है वो t है। तो यहां से यहां तक dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज v डिवाइड बाय dx। dx मतलब बड़ा चेंज इन पोजीशन, दैट इज ऑफ कोर्स t। तो दैट कम्स आउट टू बी v बाई t। हमें कह रखा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। बड़ा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऑफ कोर्स नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स, और नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स मेरे पास आ गया रो ए क्यूब जी साइन थीटा मस्ट इक्वेट टू नीटा ए स्क्वायर वी बाई टी। बड़ा मेरे ख्याल से ए स्क्वायर तो गायब हो गया होगा, पूछा क्या है? टी पूछा है। बड़ा मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज नीटा वी अपॉन रो ए जी साइन थीटा।
देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट, नीटा वी अपॉन रो ए जी साइन थीटा, नीटा वी अपॉन, नहीं बेटा नीटा पूछा है, देन द कोफिशिएंट, अच्छा नीटा पूछा है, सॉरी बेटा नीटा पूछा है, तो नीटा की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है रो ए टी जी साइन थीटा अपॉन वी, रो ए टी जी साइन अपॉन वी, रो ए टी जी साइन अपॉन वी, ये बेटा पहला आपका ऑप्शन आ गया, ठीक है, नीटा पूछ रखा। आगे चले नेक्स्ट। हाँ बेटा आसान सा ही सवाल, बेटा कोई बहुत ऐसे हाई फाई बातें हैं नहीं। दो यूनिफॉर्म सॉलिड बॉल्स हैं, दोनों की डेंसिटी सेम है, बस रेडियस अलग अलग है, एक का रेडियस आर, एक का रेडियस 2r। उनको हमने एयर के अंदर ड्रॉप कर दिया एंड एयर में ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना, एयर का तो बड़ा कुछ खास डेंसिटी रहेगी नहीं, एंड फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बड़ा नीचे आते हैं। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑफ रेडियस r is this much, then the terminal velocity of the ball of radius 2r will be, neglect buoyant force on the ball। बड़ा सिंपल सा है, ये बॉल है, लेट्स से बड़ा जो बॉल की डेंसिटी है मेरे पास लेट्स से सिग्मा है, ठीक है। अब एयर तो है नहीं बड़ा आस पड़ोस में, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ दो ही फोर्स लगेंगे। नीचे की तरफ एक तो mg लगेगा, mg होगा खुद की डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी, और ऊपर की तरफ बड़ा ऑफकोर्स विस्कस फोर्स लगेगा। अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ v है तो विस्कस फोर्स आएगा 6 पाई नीटा आर वी। सर बॉयंसी फोर्स क्यों लिखा, बड़ा एयर है, एयर की डेंसिटी वैसे बहुत कम है। हाँ किसी लिक्विड के अंदर पड़ा होता है बड़ा, फिर तो बॉयंसी फोर्स भी लिखते हैं। जब टर्मिनल वेलोसिटी होगी तब बड़ा ऑफकोर्स ये वेलोसिटी कांस्टेंट तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स जैसे मैंने बराबर किया, बड़ा वेलोसिटी मेरे पास समथिंग आ गया। बड़ा निकालने कितना आता है बड़ा, बाकी सब छोड़ो, मेन चीज़ ये है कि वेलोसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है बेटा। वेलोसिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर आ रहा है तो जिसका रेडियस आर है उसकी टर्मिनल स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इसका रेडियस तो दुगना है तो स्पीड 4 गुना होगी, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, तो इसकी टर्मिनल स्पीड बेटा कितनी होगी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो फॉर्मूला बेटा अपने क्लास में निकाल रखा था टर्मिनल वेलोसिटी वाला, उसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हो बड़ा, उसमें भी देख सकते हो कि टर्मिनल वेलोसिटी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, जिसका रेडियस डबल बड़ा उसके टर्मिनल वेलोसिटी 4 गुना। सॉरी आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बड़ा वैसा सा एक और सवाल है ना, थोड़ा क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि टर्मिनल वेलोसिटी है ना, इस पर थोड़े से सवाल ज़्यादा पूछते हैं जेई वाले, इसलिए बेटा बार बार करा रहा हूँ, ठीक है। 2 कॉपर बॉल्स, अब कॉपर बॉल दिया तो डेंसिटी तो सेम होगी, एक का रेडियस आर है, एक का रेडियस 2r है, आर रिलीज एट रेस्ट इन लॉन्ग ट्यूब फिल्ड विथ लिक्विड ऑफ यूनिफॉर्म विस्कोसिटी, ठीक है, अच्छी बात है। आफ्टर सम टाइम व्हेन बोथ द स्फीयर एक्वायर क्रिटिकल वेलोसिटी द रेशियो ऑफ विस्कस फोर्स ऑन द बॉल्स, बड़ा पूछा है कि उस टाइम पर जब क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाएगी तब विस्कस फोर्स का रेशियो क्या होगा। अब देखो यार ये बॉल है, इस पर नीचे की तरफ mg लग रहा है और ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लग रहा है। अब विस्कस फोर्स इज ऑफ कोर्स 6 पाई नीटा आर वी, वेलोसिटी बेटा नीचे की तरफ v है और ये टर्मिनल वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। अब सुनना मेरी बात, लॉन्गर प्रोसेस तो ये हो गया कि 6 पाई नीटा आर वी, अब v का फॉर्मूला लगा दो, v का बेटा फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। v का फॉर्मूला अपने याद ही कर रखा है बेटा, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा वगैरह वगैरह, ठीक है, सब याद कर रखा है। फॉर्मूला लगा दो आराम से निकाल लो। मेरे पास ऐसे सोचने का एक तरीका और भी है। देखो भाई जब एक बार वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो मैं जानता हूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है मतलब नेट फोर्स 0 है, और अगर नेट फोर्स 0 है तो इट मींस दैट विस्कस फोर्स जो है वो mg के बराबर है, विस्कस फोर्स जो है वो mg के बराबर है। दोनों कॉपर की बॉल है तो डेंसिटी सेम है, एक कॉपर के मुकाबले दूसरे कॉपर की बॉल की रेडियस दुगनी है, रेडियस दुगनी तो वॉल्यूम तो 8 टाइम्स हो गया ना भाई। मास क्या होता है बेटा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, 4/3 पाई r क्यूब। दूसरे वाले का मास कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स रो इनटू 4/3 पाई 2r की पावर क्यूब, बेटा ये तो मास 8 टाइम्स हो गया। तो ऑब्वियस बात है कि विस्कस फोर्स mg के बराबर है, एक बॉल का मास दूसरी बॉल के मुकाबले 8 टाइम्स है, मास अगर 8 टाइम्स हो तो विस्कस फोर्स भी 8 टाइम्स हो गया, क्योंकि जिस टाइम पर टर्मिनल वेलोसिटी आती है उस टाइम पर तो विस्कस फोर्स और mg आपका दोनों बैलेंस कर जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप लिक्विड कंसीडर करते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे साइड में अगर मैं लिक्विड कंसीडर कर लूं,
तब बेटा मोरलेस यही कहानी होगी, तब बेटा ये कहानी होगी। ये रही आपकी बॉल, मान लो बेटा बॉल की डेंसिटी है रो और लिक्विड की डेंसिटी है लेट से सिग्मा। अब कौन से फोर्स हैं? सबसे पहले बेटा नीचे की तरफ, दैट इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ऊपर की तरफ आपका बॉयंसी फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। और ऊपर की तरफ आपका विस्कस फोर्स, इसे हटाकर नीचे लिख दूं माइनस सिग्मा टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, ऐसे लिख दूं, चलेगा ना? जिस टाइम वेलोसिटी कांस्टेंट उस टाइम ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो विस्कस फोर्स तो आप किसी भी टाइम पर लिख सकते हो कि विस्कस फोर्स की वैल्यू इज रो माइनस सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। कॉपर दोनों टाइम सेम, तो बड़ा रो आपका सेम, लिक्विड सेम तो सिग्मा सेम, 4/3 पाई जी सब सेम। हम कह सकते हैं कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर 3 जिस टाइम पर आपकी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो गई है उस टाइम पर। एक के मुकाबले दूसरी बॉल का रेडियस दुगना है तो विस्कस फोर्स बड़ा आपका ऑफ कोर्स 8 टाइम्स होगा, तो 1:8। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज ए सॉलिड स्फीयर फॉल्स विथ टर्मिनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन एयर, इट इज अलाउड टू फॉल इन वैक्यूम। बड़ा वैक्यूम का मतलब है नो एयर, कोई एयर नहीं है। कई बच्चे पता नहीं वैक्यूम का मतलब ये निकालते हैं कि ग्रेविटी नहीं है, ऐसा नहीं है बड़ा। वैक्यूम मतलब कोई एयर पार्टिकल नहीं है, कोई एयर पार्टिकल नहीं है, ठीक है। ग्रेविटी तो हो सकती है। पूछा है कि टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। एयर के अंदर तो क्या होगा कि एयर के अंदर पार्टिकल पर नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ v, तो एयर पार्टिकल्स ऊपर की तरफ एक विस्कस फोर्स लगा देंगे 6 पाई नीटा आर वी। बॉयंसी फोर्स तो नेग्लिजिबल होगा तो मैंने लिखा नहीं। mg नीचे की तरफ 6 पाई नीटा आर वी ऊपर की तरफ, ये वाला फोर्स बड़ा होगा, ये वाला फोर्स छोटा होगा, तो लगातार स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा, विस्कस फोर्स बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी इसके बराबर हो जाएगा और उस टाइम टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। एंड टर्मिनल वेलोसिटी कैसे आएगी? 6 पाई नीटा आर वी इज इक्वल्स टू mg, तो v आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि एयर पार्टिकल्स ना हो, वैक्यूम हो, तो उस केस में तो सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है mg, तो उस केस में तो एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ g। सर वैक्यूम है तो g नहीं होना चाहिए। अब ये किसने कहा? वैक्यूम मतलब एयर पार्टिकल नहीं है, ग्रेविटी तो हो सकती है। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है g, एक्सेलरेशन लगातार नीचे की तरफ g है तो ऑफ कोर्स स्पीड लगातार टाइम के साथ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। कोई टाइम ऐसा आएगा ही नहीं कि वेलोसिटी बढ़ते 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 कांस्टेंट हो जाए, तो इस केस में किसी प्रकार की कोई टर्मिनल वेलोसिटी नहीं होगी। आगे चलते बेटा, अगेन हम बेटा फॉर्मूला बेस्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन। एक ऑयल ड्रॉप है, फॉल्स थ्रू एयर विथ टर्मिनल वेलोसिटी। बड़ा ऑयल ड्रॉप है, टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है, रेडियस ऑफ ड्रॉप बड़ा मुझसे पूछ रखी है। अरे यार बड़ा इसके अंदर मुझे ना वाटर की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखी होती तभी आंसर आ पाता। तो बड़ा ये वाला सवाल एक बार छोड़ना चाहो तो छोड़ देना क्योंकि दिया नहीं इसके अंदर। बड़ा ड्रॉपलेट है, रेडियस बड़ा आपके पास इस तरह से r है, इसके पास बड़ा वेलोसिटी है नीचे की तरफ बड़ा v, ठीक है। नीचे की तरफ बड़ा ऑफ कोर्स mg लगेगा और ऊपर की तरफ बड़ा ऑफ कोर्स बड़ा 6 पाई नीटा आर भी लगेगा। जिस टाइम टर्मिनल वेलोसिटी होगी उस टाइम ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स कर देंगे, लेकिन इसके लिए मुझे नीटा सवाल के अंदर देना चाहिए था। ऑफ कोर्स बड़ा डेंसिटी ऑफ ऑयल भी आपको देनी चाहिए तभी बड़ा सवाल बन पाता, तो उसको छोड़ देना यार। चलिए बच्चों आगे चले। नेक्स्ट, दो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, रेडियस बड़ा r1 और r2 और आर फॉलिंग विथ देयर टर्मिनल वेलोसिटीज, ठीक है ना। इफ समहाउ ग्रेविटी इज स्विच्ड ऑफ, ग्रेविटी को बंदी कर दें, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल एक्सेलरेशन, उनके इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा। बड़ा फिर से बोल दूं, सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस टाइम पर ये टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो सुनिएगा, बड़ा ड्रॉपलेट है, एक का रेडियस r1 एक का रेडियस r2, मैंने बड़ा से रेडियस मान लिया लेट से r, लेट से बड़ा सॉलिड की डेंसिटी है सिग्मा और लिक्विड की डेंसिटी है लेट से रो, ठीक है। नीचे की तरफ mg होगा सिग्मा इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी,
ऊपर की तरफ बॉयंसी होगा तो माइनस रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स होगा, दैट इज ऑफ कोर्स 6 पाई नीटा आर वी, इजंट इट। और वेलोसिटी है बेटा नीचे की तरफ v, और ये कांस्टेंट है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो ऑफ कोर्स विस्कस फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। नीचे वाला फोर्स इज ऑफ कोर्स बेटा mg माइनस बायंसी, लिख दो इसको, सिग्मा माइनस रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। चलो अच्छी बात है। खैर सवाल पे आता हूं। सवाल में क्या किया कि इन लोगों ने अचानक से जो जी है ना वो हट गई। जी हट गई तो ऑफ कोर्स mg लगना बंद हो गया, जी हट गई तो बॉयंसी फोर्स लगना बंद हो गया, दोनों जीरो हो गए। mg में भी जी आता है और बॉयंसी फोर्स में भी जी आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी आता है और ऑफ कोर्स बॉयंसी फोर्स में भी आता है। तो इस बॉल पर वेलोसिटी नीचे की तरफ है और विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ है, जिसकी वैल्यू मेरे पास वैसे तो 6 पाई नीटा आरवी होती है, लेकिन मुझे पता है कि इस विस्कस फोर्स की वैल्यू इस इंस्टेंट पर तो ये है जो हम पहले निकाल चुके हैं, जस्ट स्विच ऑन करने से पहले ये थी। मुझसे पूछे बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स है ऊपर तो एक्सेलरेशन है ऊपर। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना तो मैं कह सकता हूं कि ऊपर का फोर्स सिग्मा माइनस रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी मस्ट बी इक्वल टू इसका मास होगा सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एक्सेलरेशन। 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब कैंसिल, एक्सेलरेशन मेरे पास वैल्यू आ गई है बेटा कितनी, 1 माइनस रो बाई सिग्मा इंटू जी। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। मुझसे पूछा है कि दोनों के एक्सेलरेशन का रेशो बताओ। अरे यार दोनों के लिए रो सेम, दोनों के लिए सिग्मा सेम, क्योंकि बेटा दोनों वाटर ड्रॉपलेट है तो दोनों की खुद ही डेंसिटी सेम होगी, जो सराउंडिंग होगी उसकी डेंसिटी भी सेम होगी, जी भी सेम होगा तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन भी सेम होगा। एक्सेलरेशन बेटा आर पर डिपेंड तो करेगा, डिफरेंस तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ रेडियस का था, दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, सो आंसर शुड बी 1:1। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बेटा। अगला सवाल नेक्स्ट इज ए वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब विद इनर रेडियस बेटा दिस मच इज सबमर्ज्ड इनटू वाटर so that length of its part above the water surface is 25 मिलीमीटर। ठीक है, अच्छी बात है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस फॉर्म्ड विल बी, मुझसे पूछा है सरफेस टेंशन इतनी दे रखी है, डेंसिटी इतनी दे रखी है, कांटेक्ट एंगल मुझे इतना दे रखा है। सवाल थोड़ा सा ये मैं पहले बोल दूं बेटा एडवांस लेवल टाइप ऑफ सवाल। अगर मुझे कांटेक्ट एंगल दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, सरफेस टेंशन दे रखा है, तो मैं बड़े आराम से ये बता सकता हूं कि कितनी हाइट तक पानी जाना चाहिए। मेरे पास फॉर्मूला है 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी। 2 टाइम्स सरफेस टेंशन 0.075, थीटा बेटा 0 है, cos 0 इज 1, रो है 10⁻³ रेडियस बेटा 0.5 मिलीमीटर है इनटू जी। ये गया ठीक है ना। नीचे आपके पास आ गया 5, तो मेरे पास आ गया 0.15 डिवाइड बाई 5। बेटा कितना आ गया 0.03 मीटर। इतनी हाइट तक बेटा पानी जाना चाहिए। कितनी हाइट तक, 30 मिलीमीटर हाइट तक पानी जाना चाहिए। लेकिन यहां पर तो सवाल में साफ साफ बोल रखा है कि कैपिलरी ट्यूब जो है ना वो पानी के सरफेस से 25 सेंटीमीटर ऊपर तक ही है। तो सर क्या होगा उस केस में, बड़ा उस केस में ये होगा, मैंने आपको समझा भी रखा है कि अगर आपके पास ये वाटर और ये आपके पास लेट से कैपिलरी ट्यूब, अगर ये कैपिलरी ट्यूब सफिशिएंट लेंथ की होती तो पानी जाता 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 और 30 मिलीमीटर तक चला जाता। लेकिन इसकी हाइट ही 25 मिलीमीटर है, तो इस केस में क्या होगा, पानी जाएगा 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 और बस यहीं तक जाएगा, यहीं तक जाएगा, और वो अपना कॉन्टेक्ट एंगल चेंज कर लेगा। क्या चेंज कर लेगा, कॉन्टेक्ट एंगल। अब उसका कॉन्टेक्ट एंगल 0 डिग्री नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। हालांकि मुझसे वो कॉन्टेक्ट एंगल पूछा नहीं, मैं चाहूं तो निकाल सकता हूं। सर अब क्या करूं, अब ये जो नई वाली हाइट है
इसके लिए फिर से फॉर्मूला लगा दो बेटा 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी। थीटा आपका एक तरह से नया वाला कॉन्टैक्ट एंगल है, कॉन्टैक्ट एंगल चेंज होगा। और ये जो r अपॉन कॉस थीटा है ये हमारे इस मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो आप एक तरीके से फॉर्मूला और याद कर सकते हो 2s अपॉन रो आर जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि पानी 25 मिलीमीटर तक ऊपर तक जाएगा और अपने कॉन्टैक्ट एंगल को इस तरह से चेंज करेगा कि मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो जाएगा और वापस से बेटा आपका h इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी या फिर h इक्वल टू 2s अपॉन रो कैपिटल आर जी वाला फॉर्मूला वापस से वैलिड हो जाएगा। हाइट मुझे दे रखी है बेटा कितनी 25 मिलीमीटर, 2 टाइम्स सरफेस टेंशन 0.075 अपॉन 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 10 रेज टू पावर 3, रेडियस मुझे निकालना है जी की वैल्यू बेटा 10। मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया 2 इंटू 0.075 अपॉन 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 10 रेज टू पावर 3 इंटू 10 इंटू 25 इंटू 10 रेज टू पावर -3। ये दोनों बेटा कैंसिल, मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, बता ही देंगे बेटा दैट इज पॉइंट। जैसे मैं काम करूं 3 0 इधर जाऊं तो 10 रेस्ट पर -3 लगा दूं और बेटा ये गया 25 3, ठीक है, ये गया बेटा कितना 5, तो मेरे पास आ गया 3/5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -3 मतलब 0.6 मिलीमीटर। 0.6 मिलीमीटर मस्ट बी सम ऑप्शन, यस बेटा 0.6 मिलीमीटर इज सम ऑप्शन। तो इसमें हम दो चीजें सीख गए कि अगर मान लो कैपिलरी ट्यूब की अगर हाइट इनसफिशिएंट हुई तो ऐसा नहीं कि बेटा पानी जाएगा जाएगा और बाहर निकल जाएगा, जाएगा 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 और ऊपर जाकर वो कॉन्टैक्ट एंगल को चेंज कर लेगा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस को चेंज कर लेगा और नई वाली हाइट मतलब जो आपकी इनसफिशिएंट हाइट ऑफ दैट कैपिलरी ट्यूब है दैट इज इक्वल्स टू 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी, ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा, या फिर बेटा 2s अपॉन रो कैपिटल आर जी ये वाला फॉर्मूला वैलिड रहेगा। बस ये r और थीटा अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इज ये बड़ा एक सिंपल सा जेई मेन टाइप का फॉर्मूला बेस्ड सवाल सुनिएगा। ये क्या कह रहे हैं, assuming the xylem tissue through which water rises from the root of the branches in a tree to be uniform cross section, find the maximum radius of xylem tube in a 10-meter high coconut tree so that water can reach up to the top। बट ऐसे मुझे एक हल्का सा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की वैल्यू भी चाहिए होगी, वो हमने याद भी कर रखी होगी 0.075 वो चाहिए होगी और कॉन्टैक्ट एंगल बड़ा ऑफ कोर्स हम यहाँ पर 0 लेंगे। सवाल बड़ा ये बोल रखा है कि पानी जो है वो जाइलम के अंदर चलते 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 सरफेस टेंशन के कारण 10 मीटर की हाइट तक ऊपर तक चला जाता है। तो बेटा मेरे पास फॉर्मूला है h इज इक्वल्स टू 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी। मुझसे r पूछा है दैट इज 2s cos थीटा अपॉन रो एच जी। 2 टाइम्स बेटा सरफेस टेंशन, सवाल में दी होनी चाहिए थी बेटा, नहीं दे रखी तो बेटा मैं वाटर की जो हमने याद कर रखी वो लगा देता हूँ। कॉस थीटा अगेन बेटा एंगल थीटा दिया होना चाहिए, नहीं दिया तो हम उसको 0 लेंगे अपॉन वाटर की डेंसिटी बेटा 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू जी इंटू एच। रफली बेटा इससे जो आंसर आता हो वो लगा देना बेटा, मेरे ख्याल से कोई 1 माइक्रोमीटर वगैरह के ऑर्डर में, ऑर्डर निकालना है सिर्फ और सिर्फ किस ऑर्डर में आंसर आता है वो निकाल लेना, ठीक है बच्चा, किस ऑर्डर में आंसर आता है वो आप निकाल लेना। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इज the surface tension of a liquid is 5 Newton per meter if a film of, बड़ा फिल्म है फिल्म, if a film of liquid is held on a ring of area 0.02 मीटर स्क्वायर। बड़ा रिंग है और उसमें से फिल्म बना रखी है उस लिक्विड सॉल्यूशन की। बड़ा फिल्म में एक सरफेस इधर होती है, एक सरफेस पीछे होती है। मुझसे पूछा है सरफेस एनर्जी कितनी होगी, बड़ा सरफेस एनर्जी होगी सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सरफेस टेंशन मुझे सवाल के अंदर दे रखा है 5 SI यूनिट में, एरिया बेटा 0.02 नहीं 0.02 मल्टीप्लाई बाय 2। सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों, बेटा ये फिल्म है ना, पतली सी बड़ा फिल्म है तो सरफेस एरिया इधर भी होगा इधर भी होगा। कितनी बार ही बड़ा आपको ये वाली बात बता रखी है बेटा, मेरे ख्याल से ये 0.2 जूल्स बेटा आपका आंसर आ गया होगा। 0.2 जूल मस्ट बी सम ऑप्शन, हाँ बेटा ये आपका 0.2 जूल। आई होप बेटा याद रखोगे इस बात को। नेक्स्ट इज a spherical droplet of water of 1 millimeter radius, if the surface tension of water is this much,
बेटा ठीक है। स्फेरिकल ड्रॉप है बेटा वाटर की, और उसका रेडियस मुझे दे रखा है 1 मिलीमीटर। सरफेस टेंशन की मुझे वैल्यू सवाल के अंदर दे रखी है 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। देन द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड। बेटा ड्रॉप है अंदर और बाहर में, मैं जानता हूं कि बाहर के मुकाबले अंदर थोड़ा सा प्रेशर एक्स्ट्रा रहेगा। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है बेटा, इसका फॉर्मूला ड्रॉपलेट वाले केस में होती है 2S/R, 2 टाइम्स सरफेस टेंशन दैट इज 50 इंटू 10⁻³ अपॉन R। R इज बेटा ऑफ कोर्स 10⁻³ कितना 100 आ गया। अच्छा, इसका मतलब बाहर के मुकाबले अंदर जो प्रेशर होगा वो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ज्यादा रहेगा। ठीक है प्यारे वाले बच्चों, आगे चले बच्चों। अगेन बेटा फॉर्मूला बेस्ड सवाल, मुझे तो फॉर्मूला याद कराना था बेटा, इसलिए कुछ कुछ सवाल मैंने इस तरह के भी पूछे लिए। बेटा एक सोप बबल है, सोप बबल है, सोप बबल में 2 सरफेस होती है, रेडियस दे रखा है 1 मिलीमीटर। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ सोप इज बेटा दिस मच, देन द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है बेटा, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी, कुछ खास काम ऐसा है नहीं बेटा। इस तरह का सोप बबल है, ऐसे पतली सी बेटा इसकी थिकनेस है, रेडियस ऑफ कर्व आर दे रखा है, यहां से यहां तक 2S/R बढ़ेगा, यहां से यहां तक 2S/R बढ़ेगा, तो अंदर जो प्रेशर होगा वो बाहर के मुकाबले 4S/R ज्यादा होगा। 4 टाइम्स सरफेस टेंशन कितनी है बेटा? सरफेस टेंशन 50 इंटू 10⁻³ बेटा। वैसे ना हर बार यूनिट चेक किया करो यार, ठीक है। डिवाइड बाय रेडियस, बेटा रेडियस है 1 मिलीमीटर, तो दिस बेटा सोल्व किया तो आंसर कम्स आउट बाय 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अंदर का प्रेशर बाहर के मुकाबले ज्यादा है। ठीक है, चलिए बच्चों एक और सवाल। द लेंथ ऑफ ए इलास्टिक स्ट्रिंग इज 5 मीटर व्हेन ए लॉन्गिट्यूडनल टेंशन इज 4 न्यूटन। बेटा 4 न्यूटन की अगर टेंशन लगाता हूं तो उसकी लेंथ 5 है, तो ऑफकोर्स उसकी एक्चुअल लेंथ तो 5 से कम थी। 6 मीटर व्हेन टेंशन इज 5 न्यूटन, टेंशन बढ़ाई तो ऑफकोर्स लेंथ और बढ़ गई, और भयंकर बढ़ रही है, तो ठीक है कोई बात नहीं। इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2x, बड़ा मतलब उस स्ट्रिंग की जो एक्चुअल लेंथ है वो मुझे निकालनी है। अच्छा, इज 2x व्हेन लॉन्गिट्यूडनल टेंशन इज 9, हुक्स लॉ इज वैलिड। हुक्स लॉ मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। चलो बेटा, जो स्ट्रिंग है उसकी मैंने एक्चुअल लेंथ एक बार के लिए L मान ली, मैंने जब उसकी लेंथ 5 कर दी तो उस टाइम पर ऑफ कोर्स बेटा एक्सटेंशन कितना हो गया 5 - L। उस टाइम पर टेंशन मुझे दे रखी है 4 न्यूटन। मैं कह सकता हूं कि टेंशन इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन। ठीक है, ये टेंशन है कितनी बेटा? टेंशन मेरे पास है 4 न्यूटन। फिर मैंने इसी स्ट्रिंग की लंबाई जो है वो बढ़ा दी, बेटा कितनी कर दी? 6 कर दी, तो एक्सटेंशन कितना हो गया 6 - L। अब टेंशन आ गई है 5, टेंशन 5 इज इक्वल्स टू K इंटू एक्सटेंशन। व्हाट्स द एक्सटेंशन? बेटा एक्सटेंशन इज ऑफकोर्स एक्सटेंशन इज बेटा कितनी 6 - L। इन दोनों इक्वेशन से मैं L निकाल सकता हूं, डिवाइड करो बेटा। 5/4 इज इक्वल्स टू 6 - L अपॉन 5 - L। 25 - 5L इज इक्वल्स टू 24 - 4L। बेटा मेरे पास आ गया है L इज इक्वल्स टू 1 आएगा क्या? एक्चुअल लेंथ बेटा आपकी एक तरीके से 1 मीटर है, कोई बात नहीं बेटा। अब मुझे बोल रखा है इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज दिस मच द लॉन्गिट्यूडनल टेंशन इज 9। बेटा टेंशन 9 कब होगी? बेटा टेंशन 9 कब होगी? टेंशन 9 तब होगी 9 इज इक्वल्स टू K टाइम्स। इस टाइम इसकी लेंथ है 2x माइनस एक्चुअल लेंथ। बेटा एक्चुअल लेंथ आपकी 1 मीटर, और 4 इज इक्वल्स टू K टाइम्स 5 माइनस एक्चुअल लेंथ। बेटा एक्चुअल लेंथ आपकी 1 मीटर। डिवाइड कर दो बेटा, मेरे पास आ गया 9/4, K से बेटा K कैंसिल, 2x - 1 अपॉन 4।
बेटा 2x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5। इसका मतलब इस टाइम पर बेटा आपकी जो रॉड है उसकी लेंथ आपके पास 10 है, 10 है आपका 2x, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। मुझसे सिर्फ x की वैल्यू पूछ रखी, ठीक है। रॉड की लेंथ पूछते हैं इस टाइम पे थोड़ा ऑफ कोर्स हम 10 मीटर बोलते हैं। आगे चलते बेटा, A sphere of mass m and radius r is projected in gravity free space। साफ साफ बोल रखा है ग्रेविटी नहीं है। तो coefficient of viscosity is this much, the distance traveled by body before it stops। निकाल देंगे। और ये सवाल तो काइनेमेटिक्स टाइप का सवाल है। एक स्फीयर है मास m का, रेडियस r है, अच्छी बात है। ग्रेविटी फ्री स्पेस के अंदर मैंने उसको v वेलोसिटी से फेंक दिया। आस पड़ोस में बेटा जी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के कारण पीछे की तरफ विस्कस फोर्स लग रहा है, ठीक है। और विस्कस फोर्स लगातार इसकी स्पीड को कम करेगा, 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 कहीं ना कहीं जगह इसकी स्पीड क्या जाएगी 0। पीछे की तरफ विस्कस फोर्स होगा 6 पाई नीटा आर वी, दैट इज 6 पाई नीटा। नीटा की बेटा वैल्यू खुद मुझे रखी है 1/6 पाई इंटू आर इंटू वी। तो इसका मतलब पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है आर वी। अगर मैं इसको मास से डिवाइड कर दूंगा तो पीछे की तरफ मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया है आर वी बाई एम। इसको लिखने की दो स्टाइल है, एक स्टाइल है माइनस डी वी बाई डी टी और एक स्टाइल है माइनस वी डी वी बाई डी एक्स। माइनस किस बात का बेटा? बिकॉज इट इज द रेट एट विच स्पीड इज डिक्रीजिंग, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया यार। कौन सा कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया। अगर मुझे ये पूछा होता कि कितना टाइम वगैरह लगेगा तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मुझसे पूछा है कितनी डिस्टेंस वगैरह ट्रेवल करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। क्या पूछा बेटा? डिस्टेंस पूछी ना, तो इसको सॉल्व कर लो बेटा। v से v कैंसिल, मेरे पास आ गया माइनस आर बाई एम इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी। इंटीग्रेट इंटीग्रेट। शुरुआत में जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 थी तो स्पीड v थी, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड चलते चलते x हो गई और फाइनली पार्टिकल रुक गया तो स्पीड 0 हो गई बेटा। इधर का इंटीग्रेशन आ गया माइनस आर बाई एम इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू बेटा उधर का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स आ गया आपके पास माइनस वी। बेटा डीवी का इंटीग्रेशन है वी, लिमिट लगाऊंगा 0 माइनस वी तो माइनस बेटा माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल। एक्स की वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई है एम वी अपॉन आर। एक्स की बेटा वैल्यू आ गई एम वी अपॉन आर। बेटा मुझसे यहां पर बेटा ये वाला एक्स पूछा है, थोड़ा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, मतलब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रुकने से पहले, बेटा वो होगी एम वी अपॉन आर। तो बेटा वो एम वी अपॉन आर का जो कोफिशिएंट है वो ऑफ कोर्स आपका 1 आ गया, ठीक है। तो ये वाला सवाल थोड़ा ऐसे ही है ना, काइनेमेटिक्स टाइप का सवाल था। आगे चलते हैं बेटा, अगला सवाल, अच्छा सवाल। वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ ए सोप फिल्म। बेटा याद रखना सोप फिल्म लिखा हुआ है तो सरफेस बेटा 2 होंगी, फ्रॉम 10 into 6 centimeter to 10 into 11 centimeter is this much। इफ सरफेस टेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन पूछा है, निकाल देंगे। जो भी आप वर्क डन कर रहे हो वो ऑब्वियस बात है कि उस सोप फिल्म का एरिया बढ़ा रहा है, एरिया बढ़ा रहा है तो सरफेस एनर्जी बढ़ा रहा है। तो आपको बोलना चाहिए कि सर इट शुड बी इक्वल टू फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी। सर फाइनल सरफेस एनर्जी क्या है? फाइनल सरफेस एनर्जी है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एरिया। फाइनल एरिया बेटा मेरे पास ये है कितना 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी बेटा 110 नहीं, 110 इंटू 2। ये तो फिल्म का एरिया दिया ना, सरफेस का एरिया उसका डबल होगा, फिल्म ऊपर भी आएगी नीचे भी आएगी। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ऑफ कोर्स 10⁻⁻⁴ माइनस इनिशियल सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया बेटा ऑफ कोर्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, किया मल्टीप्लाई, कितना आ गया बेटा 60। सो बेटा 60 नहीं 60 इंटू 2, अगेन एरिया ऊपर भी एरिया नीचे भी, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁴। सरफेस टेंशन इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁴ 50। दिस शुड बी इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन मुझे सवाल में दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ -4 बेटा क्या हो गया कैंसिल। सरफेस टेंशन की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है 3/100। सरफेस टेंशन ऑफ फिल्म इज दिस बेटा कितनी n इंटू 10⁻⁻², मतलब n/100। 100 कैंसिल बेटा, n की वैल्यू पूछिए, n की वैल्यू कम्स आउट टू बी 3। n की वैल्यू कम्स आउट टू बी 3, ठीक है बेटा।
अगला सवाल, बढ़िया सा सवाल करते हैं बच्चे। चलो बच्चों, एक और सवाल करते हैं। सवाल थोड़ा सा बड़ा टफ तो है, बट एक सिचुएशन तो कम से कम तुम देख लोगे ना कि हाँ भाई इस तरह के सवाल भी होते हैं। एक लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब है, रेडियस दे रखा है, बोथ हैंड से ओपन है, is filled with water and placed vertically. What will be the height of column of water left in the capillary in centimeter? ठीक है ना, हाइट ऑफ वाटर कॉलम पूछा है कि कितना उसके अंदर आ सकता है। द थिकनेस ऑफ कैपिलरी वॉल इज दिस मच। इसके अंदर बेटा सवाल में जो ना कैपिलरी को हम लोगों ने किसी पानी के अंदर डुबोया नहीं है, बस बेटा इसके अंदर हमने कोई पानी की हाइट को ऐसे रखा है, मतलब पानी इसके अंदर डाल दिया अपन ने, तो पानी कुछ ऐसा जो स्टेशनरी पड़ा है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि कैपिलरी ट्यूब को पानी के अंदर डाला हो फिर पानी ऊपर आया हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ पानी हमने डाला और कुछ पानी बेटा इसके अंदर स्टेगनेंट रह गया वर्टिकली। ऐसा कैसे हो सकता है, सुनना। पानी रह गया होगा ऐसे, ये बड़ा पानी कोई रह गया होगा ऐसे, यूं रह गया बड़ा पानी, यूं रह गया होगा। ये पानी के जो कॉलम है ना, इसकी मुझे हाइट पूछी कि कितनी आएगी, निकाल लेंगे बेटा। ये पानी एक्चुअली गिरना चाह रहा है नीचे, लेकिन क्या हुआ कि ये जो दीवारें हैं ना, ये इसे खींच रही हैं अपनी तरफ, खींच रही हैं अपनी तरफ। ये वाले कंपोनेंट कैंसिल, ये वाले कंपोनेंट कैंसिल, ये वाले कंपोनेंट ऐड हो गए। ये वाले सरफेस भी बड़ा ऑफ कोर्स गिरना चाह रही है नीचे, लेकिन ऐसे खींच रहा है बड़ा आपका ग्लास यूं, खींच रहा है ग्लास यूं ऊपर का। मैं इस सवाल को न्यूटन्स लॉ से भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन ज़्यादा न्यूटन्स लॉ में क्या करोगे कि सरफेस टेंशन का ये वाला फोर्स और सरफेस टेंशन का ये वाला जो फोर्स है उसको mg के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं एक तरीके से और बता सकता हूं, सुनना बेटा। यहां का प्रेशर तेरे पास है P एटमॉस्फेरिक, ये एक कर्व्ड सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो होता है बेटा इस ट्यूब का रेडियस अपॉन कॉस थीटा। बेटा वाटर के केस में हम ऑफ कोर्स बेटा जो थीटा है वो 0 लेते हैं, तो मैं इसको r ही ले लेता हूं। कर्व्ड सरफेस में सेंटर की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है और यहां प्रेशर कम होता है, और यहां प्रेशर अपने आप आ जाएगा P ATM -2 टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन r। h डिस्टेंस अगर नीचे आऊंगा तो यहां का प्रेशर आ जाएगा P ATM -2s अपॉन r प्लस रो इंटू जी इंटू एच। फिर से वही कहानी, कर्व्ड सरफेस के इधर प्रेशर ज़्यादा होता है और इधर प्रेशर कम होता है। यहाँ का प्रेशर आप बोलोगे कि सर यहाँ का प्रेशर आएगा P ATM -2s अपॉन r प्लस रो इंटू जी इंटू एच। यहाँ से तक 2s अपॉन r घटा तो -2s अपॉन r। लेकिन ये तो बड़ा वापस से एटमॉस्फेयर में ओपन है, तो यहाँ का प्रेशर तो P एटमॉस्फेरिक होना चाहिए ऑफ कोर्स। P ATM बड़ा आपका क्या हो गया, कैंसिल, और मेरे पास फाइनल रिलेशन आ गया 4s अपॉन r इज इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू एच। तो इस तरह का वाटर का जो कॉलम है वो बड़ा इस तरह की कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऐसे रेस्ट पे रह सकता है, और ये वाले कर्व्ड सरफेस यूँ हो जाएगी, ये वाले कर्व्ड सरफेस यूँ हो जाएगी। सरफेस टेंशन के जो फोर्सेस है वो mg को बैलेंस कर रहे हैं। खैर मुझसे सवाल के अंदर पूछा क्या बेटा, हाइट पूछी है। हाइट विल बी ऑब्वियसली 4 टाइम्स सरफेस टेंशन, 4 टाइम्स सरफेस टेंशन, 4 टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन रो जी आर। बेटा 4 टाइम्स सरफेस टेंशन, व्हाट्स द सरफेस टेंशन बेटा, सीजीएस में लिखते सब कुछ। सीजीएस में सरफेस टेंशन मुझे दे रखी है 72, डेंसिटी ऑफ वाटर बड़ा सीजीएस में 1 दे रखी है, जी की वैल्यू बड़ा सीजीएस में 1000 दे रखी है, रेडियस 0.288 मिलीमीटर है बड़ा सीजीएस में ऑफ कोर्स हो जाएगा 0.288 इंटू 10⁻⁻1, उसको ऊपर लेगा भाई, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻⁻1 हो रहेगा, मैं उसको ऊपर ले गया। ये कैंसिल, बड़ा मैं इधर 3 0 ले गया, ठीक है, तो बड़ा ऑफ कोर्स ऐसा हो गया।
दैट इज 4 इंटू 72 अपॉन 288। बड़ा मेरे ख्याल से तो 1 ही आ गया, लेकिन ये 1 मीटर नहीं बेटा, सीजीएस में सॉल्व किया तो आंसर बेटा किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, और मेरा आंसर सेंटीमीटर में आएगा। मुझसे हाइट ऑफ कॉलम वाटर पूछा है तो आप कह सकते हो कि ये तो आपका 1 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है बच्चा, कैलकुलेशन में वापस से भी चेक कर लेना। एक और बेटा थोड़ा टफ सा सवाल, लेकिन अगेन इस तरह की सिचुएशन हमें आनी चाहिए। एक सोप बबल है, वैक्यूम के अंदर बेटा पहले बोल रखा है, रेडियस है उसका 3 सेंटीमीटर, अच्छी बात है। सोप बबल है और उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, बेटा R1 लिख दो। दूसरा सोप बबल है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, दूसरा सोप बबल है उसका रेडियस है बेटा 4 सेंटीमीटर। इफ द टू बबल्स कोएलिस, बेटा कोएलिस मतलब जुड़ते हैं, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशंस में, और एक बड़ा बबल बनाते हैं, तो मुझसे पूछा है कि बड़े वाले बबल का रेडियस कितना होगा। ठीक है, कोएलिस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, बड़ा आइसोथर्मल कंडीशन मतलब इसका टेम्परेचर सेम है, और बेटा बाद में इसका टेम्परेचर भी वही रहता है। अब सुनना बेटा, मान लेता हूं कि सरफेस टेंशन S है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। बाहर का प्रेशर तो 0 है क्योंकि वैक्यूम लिखा हुआ है, अंदर का प्रेशर होगा बेटा 4S/R। बाहर का प्रेशर सर बेटा R नहीं, R1। अंदर का प्रेशर मैं जानता हूं बेटा कितना होगा, बेटा 4S/R2। इसके अंदर बेटा प्रेशर कितना होगा तुम जानते हो बेटा, दैट इज 4S/R, क्योंकि बाहर का तो 0 है। जब भी आइसोथर्मल कंडीशंस होती हैं, बड़े आराम से हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेट्स से इसके अंदर एयर के नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स N2 है, तो इसके अंदर ऑफ कोर्स नंबर ऑफ मोल्स एयर के N1 + N2 है। इन दोनों से मिलके ही तो ये बना है, तो चलो मोल्स कंसिडर करते हैं। इसके मोल्स को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं, P1V1/RT1, P2V2/RT2 should be equal to final pressure, final volume upon RT मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, कैंसिल, टेम्परेचर तो सेम ही है। इनिशियल प्रेशर 4S/R1 into volume, volume is 4/3 pi R1 cube, plus pressure, बेटा pressure is 4S/R2 into 4/3 pi R2 की पावर क्यूब। फाइनल प्रेशर 4S अपॉन नया रेडियस ऑफ कर्वेचर, वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स 4/3 पाई गायब, 4S गायब, एक R1 कैंसिल, एक R2 कैंसिल, एक R कैंसिल, मेरे पास आ गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R का स्क्वायर। R1 की बेटा वैल्यू 3, R2 की बेटा वैल्यू कितनी 4, शुड बी इक्वल टू R स्क्वायर आ गया 25, R की वैल्यू मेरे पास आ गई है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेटा मिक्स करने के बाद आपका जो बबल बनेगा उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर रहेगा। ये बेटा आपका सवाल समझ गए बच्चों। हालांकि सवाल में अगेन मल्टीपल कॉन्सेप्ट था ही बेटा, केटीजी के कॉन्सेप्ट भी हैं, लेकिन ठीक है इतना तो बेटा आपको उनको आता ही है, समझ गया। चलिए बच्चों, मेरे ख्याल से मैंने खूब सारी प्रैक्टिस कर ली। सवाल कुछ थोड़े से बहुत ज़्यादा टफ भी थे, कुछ सवाल थोड़े एक्सट्रीमली ईजी भी थे। जेई ऑफ कोर्स बड़ा सबके कॉम्बिनेशन से ही बनता है। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं।